हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। आज हम लोग लाए हैं 11th क्लास का एक टॉपिक है सेट थ्योरी, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा ये चैप्टर है। मतलब कई और चैप्टर्स में यूज होगा, जैसे सीक्वेंस सीरीज़ है वहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन है उसमें यूज हो जाएगा, और भी टॉपिक्स होंगे है ना जिसमें यूज हो जाएगा। तो एक तरह से एक बेसिक चैप्टर है ये, जिसका आइडिया होना चाहिए हमें, है ना। और बेसिक मैथ्स के अंडर रख सकते हैं इस चैप्टर को हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि सेट होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सेट को कैसे डिफाइन किया, डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, और ये ऑलमोस्ट सभी बुक में अवेलेबल भी है। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है कि अ वेल defined collection of objects is called set, है ना। मतलब किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कह सकते हैं ना। अब समस्या बस क्या है ना, समस्या यही है कि ये वेल डिफाइन का मतलब अपने को समझ में आ जाए तो हम लोग डिसाइड कर लिया करेंगे कि कौन सा कलेक्शन सेट हो पाएगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मीन्स ये है बेसिकली अपने को समझना यहाँ पर यही है कि वेल डिफाइन का क्या मीनिंग है, इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। डेफिनेशन तो इतनी सी है कि किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, सेट कह देंगे। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो सेट हो जाएगा। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आ जाए, बात बन जाएगी अपनी, है ना। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है वो मैं लिखता हूँ, है ना। वेल डिफाइंड मीन्स क्या है, वेल डिफाइंड मीन्स ये है बी कैन डिसाइड, है ना। बी कैन डिसाइड वेदर a particular object belongs to this collection or not। मतलब हम खुद ये बात डिसाइड कर पाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है, तो फिर ये वेल डिफाइंड हो जाएगा, और वेल डिफाइंड हो जाएगा तो फिर सेट हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से समझते हैं। हमने कहा वेल डिफाइंड का मतलब हम ये बात डिसाइड पर, वी कैन डिसाइड, ठीक है, वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, और मतलब जो कलेक्शन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, ये बात हम खुद तय कर पाएँ तो फिर क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर सेट नहीं होगा। मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा तो वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा तो वो सेट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान सा ये एग्जांपल देखो। जैसे मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 7, है ना। अपने को ये डिसाइड करना है कि ये वाला जो कलेक्शन है वो सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा अगर सेट होगा तो सेट डिसाइड करने के लिए अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने लिखा है कि ये जो कलेक्शन बनाएंगे हम लोग, उसमें क्या आएगा, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 7 से कम होंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या 1 इस कलेक्शन में आना चाहिए, नेचुरल नंबर आई होप तुम जानते हो, ठीक है, तो क्या 1 इस कलेक्शन में आना चाहिए, यस आना चाहिए, है ना। 2 इस कलेक्शन में आना चाहिए, यस आना चाहिए, ठीक है। मैं मुझसे पूछे या तुमसे पूछे किसी और से पूछे, सभी यही बताएंगे कि 2 इस कलेक्शन में आना चाहिए। 3 पूछे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यस आना चाहिए। अगर मैं पूछूं 10 इस कलेक्शन में आना चाहिए तो सभी लोग मना कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 10 नहीं आ सकता क्योंकि हमें चाहिए लेस दैन 7, है ना। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और ये सभी के लिए सेम ही, है ना। ये डेफिनेट है कि यही आ गया, आएगा कुछ और नहीं आ सकता है। मतलब ये वेल डिफाइंड है क्योंकि हम यहाँ पर ये बात तय कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। तो ये जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है, और बीइंग वेल डिफाइंड ये क्या है, सेट है। ये क्या हो जाएगा, सेट
हो जाएगा। आई होप तुम समझ पाओ। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं ये लिखूं, है ना, कलेक्शन ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अगर कोई मुझसे पूछे, देखिए कि मान लो मेरे पास एक बैग है जिसमें मैंने AEIOU, है ना, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रख दिया है और मैं फिर अमेरिका चला गया। अच्छा, मैं पूछूं जाके अमेरिका में किसी से कि जो कलेक्शन मैंने बावल्स का मैं बैग लेके आया हूं तो क्या उसमें ए है, तो कह देगा हाँ होगा, होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, है ना, क्योंकि बावल्स लेके आया हो तुम। ठीक है, ई है, यस होना चाहिए। अच्छा, कोई पूछे के होगा, क्या मना कर देगा, नहीं के नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैग था उसमें क्या लेके आए थे, बावल्स लेके आए थे। मतलब यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि ये जो सेट है सॉरी कलेक्शन है वो है ना वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम ये बात तय कर पा रहे हैं, या किसी से भी पूछे तो वो तय कर पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये वेल डिफाइंड है, और बीइंग वेल डिफाइंड ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई होप अब ये बात तुमको क्लियर हुई होगी। फिर भी एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है ना, थर्ड कलेक्शन ऑफ है ना बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर ऑफ लखनऊ। अच्छा, क्यों लिखा लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, है ना। तो क्या है इसमें कि ये तय बताना है कि क्या ये कलेक्शन जिसमें हमने मैथ्स टीचर को रखा है, बेस्ट मैथ्स टीचर ऑफ लखनऊ, तो क्या ये कलेक्शन सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं लखनऊ में, ठीक है, और 5 मतलब ऐसे टीचर्स को कलेक्ट करना है जो बेस्ट मैथ्स टीचर हो लखनऊ के। तो कोई स्टूडेंट मान लो किसी टीचर से पढ़ा और उसको कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है, जबकि वो टीचर तो बहुत अच्छा था, तो अगर उसका व्यू लिया जाए तो कह देगा नहीं, इनको तो इस कलेक्शन में मत रखना क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था क्या पढ़ाए थे। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है किसी ने पढ़ा और उसका मान लो जे एडवांस में बढ़िया सा रैंक आ गया, तो अगर उससे पूछे तो कह देगा बहुत अच्छे टीचर हैं। तो मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएंगी, चीज़ें वेरी कर जाएंगी, है ना। किसी के विचार में तो ये है कि इसको रख दो इस कलेक्शन में, और कोई कह रहा है कि नहीं। मतलब ये डेफिनिट करना मुश्किल है कि ये जो पर्सन है वो इस कलेक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर भी इस तरह का संदेह हो गया कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है मतलब ये सेट नहीं। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कलेक्शन ऑफ है ना गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, है ना, आजकल IPL चल रहा। तो अगर कोई पूछे हमसे, है ना, ठीक, कि मान लो मैच देखने का कोई बहुत ही ज़्यादा, है ना, मैच देखने में जिसको इंटरेस्ट है, तो सारे प्लेयर्स का नाम जानता होगा, ठीक। अब मान लो कोई खेल रहा हो और उस समय वो बहुत ख़राब फॉर्म चल रहा है, उसका बिल्कुल ही खेल ही नहीं पा रहा है, और कभी ऐसा टाइम था मान लो जो है वो 100-200 ऐसे रन बना देता था, तो इस टाइम पे तो कह देगा कि नहीं ये अच्छे क्रिकेटर तो नहीं है ये, है ना। लेकिन उस टाइम जब देख रहा था तो उसको लग रहा था अरे नहीं बहुत बढ़िया खेल रहा है इसको तो, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। मतलब यहाँ पर भी ये वाली मुश्किल है अपने पास, है ना, कि किस प्लेयर को मैं इस कलेक्शन में रखूँ और किसको नहीं रखूँ। मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, और ये वेल डिफाइंड नहीं है मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेट नहीं है। अब तुम एक छोटा सा अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखो तो नॉट अ सेट, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाउन को क्वालिफाई कर दे रहा है, जैसे गुड ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बेस्ट
ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जहाँ पर भी एडजेक्टिव यूज हो गया, एडजेक्टिव आई होप तुम जानते हो, ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो जहाँ पर भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा वहाँ ऐसी समस्या आई जाएगी कि ये रखना चाहिए या इसको नहीं रखना चाहिए। तो मतलब ये जो का इस तरह के कलेक्शंस होंगे वो फिर सेट नहीं हो पाएंगे, मतलब वेल डिफाइन नहीं हो पाएंगे, तो फिर ये सेट नहीं हो पाएंगे। आई होप अब तुमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि सेट को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, ठीक है। अगर वो वेल डिफाइन है, मतलब हम लोग तय कर पाएँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा। वेल डिफाइंड हो गया तो फिर सेट हो गया, और अगर ये तय नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो सेट नहीं होगा। आई होप तुम समझ गए हो, ठीक है। फिर भी एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं, है ना। जैसे मैं ये लिखूं कि कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक तो तुम बहुत पहले से जानते हो, आई थिंक 7th 8th क्लास में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको दो ही, है ना, x की वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर सकता है, एक तो 2 और 3। तो बिल्कुल डेफिनेट है ना कि 2 और 3 ही सेटिस्फाई कर पाएगा। इसका मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2 इसका सोल्यूशन होना चाहिए, 3 इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछे 5 इसका सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं, तो मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है, वो मतलब जो सॉल्यूशंस आएंगे उनसे अगर हम लोग कलेक्शन बनाते हैं तो वो वेल डिफाइंड होगा, और वेल डिफाइंड होगा तो फिर ये सेट हो जाएगा। आई होप तुम समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से सेट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा नहीं है, तो सेट को पहचान पाएंगे। अच्छा, तो ये तो है ना डेफिनेशंस थी हमारी कि कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग सेट को, और ठीक है। अब सवाल ये है कि जो सेट्स हैं, है ना, ठीक है, जैसे हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स जो है वो सेट हो गया, ठीक है, वो सेट हो गया। तो जो सेट है उनको लिखने के लिए जो हम लोग लेटर्स यूज करते हैं, है ना, सेट को लिखने के लिए लेटर्स यूज करते हैं, ABC से लेके Z तक कुछ भी, है ना, इनका जो कैपिटल वर्जन है ये यूज करते हैं, A से लेके Z तक कैपिटल वर्जन यूज करते हैं। दूसरा जो कलेक्शंस में आए हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलेंगे उसको, है ना, मेंबर्स बोलेंगे। तो जो एलिमेंट्स हैं उसको किसके अंदर लिखेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा रख देंगे। मतलब जैसे मैं अगर यही वाला लिखूं सेट ऑफ वॉवल्स, अब तो पता हो गया ना कि ये वो सेट है, तो अगर इसको मैं लिखूं तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। मान लो इसको मैं A से डिनोट करता हूं, तो A आना चाहिए, यस, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर E आना चाहिए, यस, I आना चाहिए, O आना चाहिए और U आना चाहिए। तो ये तरीका है सेट को लिखने का, है ना, कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ये एक तरह का डिस्क्रीट सेट है ना, मतलब सेट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो डिस्क्रीट और दूसरा कॉन्टीन्यूअस। तो ये डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट का मतलब जो इसमें दिखाई दे रहा बस वही प्रेजेंट है, मतलब जैसे A दिखाई दे रहा तो A प्रेजेंट है, E दिखाई दे रहा E प्रेजेंट है, I और U प्रेजेंट है ना। तो ये डिस्क्रीट सेट है। कैसा है? डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट है। आई होप ठीक है, थोड़ा बहुत तुम डिस्क्रीट का मतलब समझ रहे हो, मतलब जो उसमें दिखाई दे रहा है बस वही प्रेजेंट है, तो वो डिस्क्रीट सेट है। ऐसे ही मान लो मैं ऐसे लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो वो भी सेट था। तो उस सेट को अगर B से डिनोट करें हम लोग, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये भी डिस्क्रीट से, मतलब जहाँ पर करली ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग, उसमें जो एलिमेंट है बस दिखाई दे रहे हैं वही है। तो ये जो करली ब्रैकेट वाला है, ये डिस्क्रीट सेट को लिखने का तरीका है, मतलब जो दिखाई दे रहा है बस वही प्रेजेंट है, ऐसे समझो तुम। इसमें 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है और 6 ही केवल प्रेजेंट हैं। तो डिस्क्रीट सेट को हम लोग करली ब्रैकेट से लिखेंगे। आई होप तुम समझ गए उस बात को। फिर से एक बार है ना कि जो सेट्स हैं हमारे, उनको हम लोग कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कैपिटल लेटर्स, अगर एलिमेंट लिखना होगा तो उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और जो एलिमेंट्स हैं उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है।
और करली ब्रैकेट जब भी यूज किया है तो ये डिस्क्रीट सेट है। ये क्या है? डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट का मतलब हमने बताया कि जो उसमें दिखाई दे रहा है बस वही प्रेजेंट है, वही क्या है? प्रेजेंट है। आई होप यू आर गेटिंग ओके। तो ये सारी बातें हो गई, हाँ ना। सेट होता क्या है, ठीक है, ये समझ आया हमें। सेट को लिखते कैसे हैं ये समझ में आया। सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे लिखते हैं, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये डिस्क्रीट सेट है। ये क्या है? डिस्क्रीट सेट है। अच्छा, एक दो सिंबल्स हैं, ज़रा इनको समझते हैं। जैसे ये सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। जैसे एक तो ये वाला है, ठीक है, इसको वैसे हम इंग्लिश में एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और अपने लिए मैथ्स में क्या मीनिंग हो इसका? बिलोंग्स टू। मैथ्स में क्या मीनिंग होगा इसका? बिलोंग्स टू, है ना। अच्छा, इसी को क्रॉस कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड, अगर ये लिख देते हैं, ए को उल्टा लिख देते हैं ना, मतलब ए को उल्टा करके, तो इसका मतलब होगा अपने लिए फॉर ऑल। क्या मतलब होगा? फॉर ऑल। ऐसे ही ई को उल्टा करके लिख देते हैं तो मैथ्स में अपने लिए क्या मतलब होगा इसका? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, है ना। और फिफ्थ, ये वाला या ये वाला, ठीक है, या ऐसे लिख दिया कोलॉन, इसको पढ़ते हो तुम, तो इसका मतलब होगा अपने लिए सच दैट। इसका मतलब क्या होगा? सच दैट। तो ये 5 सिंबल्स हैं, कुछ और ज़रूरत पड़ेगी बाद में, है ना, देख लेंगे। अभी तो ये वाला एप्सिलॉन बिलोंग्स टू का सिंबल है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये फॉर ऑल, ये देयर एग्जिस्ट, और ये सच दैट। अच्छा, अब सेट में अगर कोई एलिमेंट मान लो प्रेजेंट है, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, है ना, इसको थोड़ा केयरफुल रहें यहाँ पर। सेट जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ, है ना, कि ये वाला मान लो ऐसे लिख देता हूँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो अगर मैं पूछूं कौन कौन से, मान लो इसको सी से डिनोट करता हूं, कौन कौन से एलिमेंट आ पाएंगे? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स लिख लिया, है ना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो कौन कौन से आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। 10 तो नहीं आ पाएगा क्योंकि लेस देन 10 लिखा हम लोगों ने। अब अगर मैं पूछूं कि इनमें से ये वाला सिंबल्स इंसर्ट कर, जैसे 2 लिखा मैंने, तो इसमें बिलोंग्स टू आना चाहिए या डज नॉट बिलोंग? तो ऑब्वियसली ये इस सेट के अंदर है, तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, जबकि अगर मैं 7 लिखूं तो 7 के लिए क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, क्योंकि 7 इस सेट में नहीं। तो जो इस सेट में है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे हमेशा। कौन सा? बिलोंग्स टू। ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में आएगा कि जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। कौन सा? बिलोंग्स टू। और जो नहीं प्रेजेंट है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। आई होप तुम समझ गए हो। फिर से एक बार कि अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ना, सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। और जो नहीं दिखाई दे रहा उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, मतलब ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो आई होप यू गॉट दिस ऑल दिस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब सेट को डिफाइन तो कर लिया हमने, है ना। अब है सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके बनाए हम लोगों ने, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बेसिकली 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन बनाए हम लोगों ने। एक तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड बोलते हैं, या इसी को टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, या इसी को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। और सेकंड अपने पास है ना सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, या इसी को रूल मेथड भी बोलते हैं, या इसी को प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब सारे एक ही बातें हैं। जो मोस्ट कॉमन नेम हमको है ना यूज होता है वो ये है, रोस्टर या सेट बिल्डर, है ना, मतलब सबका एक ही है, रोस्टर या सॉर्ट, रोस्टर, टेबुलर, है ना, लिस्टिंग, या और ये सेट बिल्डर या रूल और प्रॉपर्टी मेथड।
तो ये दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, है ना। एक तो रोस्टर मेथड में और दूसरा सेट बिल्डर। मोस्ट कॉमनली यही यूज होगा, सेट रोस्टर और सेट बिल्डर। अब यहाँ करते क्या हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो रोस्टर मेथड है इसमें जितने भी उसके एलिमेंट हैं उसको लिस्ट कर लेंगे, उसको लिस्ट कर देंगे, इसलिए लिख भी दिया हमने लिस्टिंग मेथड, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे सेट बिल्डर वाले में, सेट बिल्डर में क्या होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना, कुछ ना कॉमन प्रॉपर्टी, या कहें कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे होंगे सब, इसीलिए रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। तो वो जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी कॉमन प्रॉपर्टी को पजेस करेंगे, है ना। मतलब तो उस जो कॉमन प्रॉपर्टी को है वह उसी को यूज करके सेट को लिखेंगे। एक जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लो मेरे पास यही सेट है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन है ना 7, यही वाला लिखा था हम लोगों ने। मान लो इस सेट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, तो पहला अगर मैं सारे लिस्ट कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6। तो यही जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही हमारा क्या है, रोस्टर मेथड है। यही क्या है, मतलब सारे मैंने लिस्ट कर दिए ना, तो ये लिस्ट जो कर दिया है यही क्या है, रोस्टर मेथड है। आई होप तुम समझ रहे हो, ठीक है, कि लिस्ट कर देने पे जो तरीका है हमारा, वो जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, ठीक है, रोस्टर मेथड, दैट रिप्रेजेंटेशन इज रोस्टर मेथड। अच्छा, दूसरा भी जो है, दूसरा क्या है, सेट बिल्डर। तो अगर तुम नोटिस करो तो ये जो सेट है इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या है सेट, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है ना, इसी को मुझे सेट बिल्डर मतलब कॉमन प्रॉपर्टी यूज करनी है जो सब में हो, है ना। तो सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 6 7 से छोटे। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, है ना, ये ऐसे लिखते हैं, कुछ कर्ली ब्रैकेट तो रहेगा ही, ये x लिखा तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। इतना ही लिखने का मतलब है सेट ऑफ ऑल दोज x। अच्छा, x y z कुछ भी लिख सकते हैं, बस रिप्रेजेंट ही तो करना है। तो जब इतना लिखा गया तो सेट ऑफ ऑल दोज x हुआ। अब ये है ना सच दैट वाला सिंबल आया, कोलॉन, है ना, सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, और लेस देन क्या है 7, x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7। ये सब में कॉमन प्रॉपर्टी थी, है ना, लेस देन 7, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर थे, सारे के सारे लेस देन 7 थे, है ना। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, आई कॉल लिखते हैं। जैसे यही वाला है सेट ऑफ वॉवल्स है, सेट ऑफ वॉवल्स। तो अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, मान लो सेट को बी से डिनोट करता हूं, तो AEIOU, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, इसी को सेट बिल्डर वाले में लिखें तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दो, जो वाई लिख देते हैं, मान लो हमने कहा कुछ भी यूज कर सकते हो, वाई इज एन क्या कहें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ बाउल्स ऑफ इंग्लिश। वाई इज बाउल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट। आई होप समझ गया हो तुम, है ना, कि दो तरीके हो सकते हैं लिखने के अपने पास सेट को, एक तो सेट बिल्डर और दूसरा क्या है, रोस्टर। तो रोस्टर में तो क्या करेंगे हम लोग, जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिस्ट कर देंगे, और सेट बिल्डर में जो सब में कॉमन प्रॉपर्टी है उस बात को यूज करेंगे सेट को लिखने के लिए, है ना, सेट को लिखने के लिए। कुछ और बातें हैं, ठीक है, ज़रा इनको समझते हैं कि जो सेट है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास क्या हैं, है ना, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 है ना, ये नोट करके रखेंगे, 1 2 3 4 है,
तो मैंने तो पहले 1 2 फिर 3 4 लिखा। अच्छा, किसी ने इसी को ऑर्डर चेंज करके लिख दिया ऐसे 2 3 4 1, तो ये सेम चीज़ें हैं। मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में लिखो तुम, ऑर्डर जो है सेट में वो क्या है, इमैटेरियल है। ऑर्डर क्या है, इमैटेरियल है। तो यही नोट है, ऑर्डर इज इमैटेरियल इन सेट। मतलब किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए दूसरा, एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, जैसे यही सेट है मान लो मेरे पास ये 1 2 3 4 है। अच्छा, किसी ने ऐसे लिख दिया, मान लो 1 को 4 बार लिख दिया, 1 1 1 1 2 3 4, तो सेम चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ें हैं। मतलब अगर रिपीट हुआ भी है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, उसको एक ही, मतलब जो सेट है उसमें एलिमेंट को एक्चुअली हम डिस्टिंक्ट काउंट करते हैं, एलिमेंट को डिस्टिंक्ट। अगर मतलब यहाँ पर 1 4 बार लिखा हुआ है, लेकिन ये काउंट जब करेंगे तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, है ना, ठीक है। तो मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टिंक्ट काउंट करते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना, कि जो सेट है सेट में, इसीलिए जब क्वेश्चन वगैरह पूछता है तो वो लिखता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट जैसे ही लिख दिया उसने, सॉल्यूशन सेट, ये लैंग्वेज पकड़नी है ना, सॉल्यूशन सेट लिख दिया तो उसका मतलब ही है कि वो डिस्टिंक्ट पूछ रहा है, वो डिस्टिंक्ट पूछ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल चलो बता देते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास ये x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 इक्वल्स टू 0, मान लो ये इक्वेशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कहूँ इसके रूट्स बताओ, तो रूट्स कैसे लिखेंगे, रूट्स वो होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो रूट्स एक तो 2 आएगा, लेकिन 2 उतनी बार लिखेंगे जितना बार वो रिपीट हुआ। तो 2 2 बार आएगा क्योंकि ये 2 बार फैक्टर लिखा हुआ है, और 3, तो इसके रूट्स अगर पूछता है तो 2 2 और 3 आएंगे। लेकिन अगर सॉल्यूशन सेट पूछ ले, सॉल्यूशन सेट पूछ ले तो सॉल्यूशन सेट में डिस्टिंक्ट लिखें, मतलब केवल 2 और 3 आएंगे, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन सेट पूछता तब तो 2 और 3 आते हैं, है ना। रूट्स पूछता है तो 2 2 और 3। एक और चलो बताते हैं, जैसे x - 1 की पावर 5 है इंटू x + 7 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसके रूट्स पूछ लूँ तुमसे तो रूट्स कैसे बताओगे, 1 1 1 1 कितनी बार है, 5 बार। अच्छा, फिर -7। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन सेट पूछूं, सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट में केवल क्या आएंगे, 1 और -7। आई होप अब तुम डिफरेंस समझ गए हो। मतलब जो सेट है उसमें एलिमेंट को बेसिकली अगर कितनी बार भी लिखा हुआ है तो तुमको उसको एक ही बार काउंट करना है, मतलब डिस्टिंक्ट काउंट करना है ना। उसमें डिस्टिंक्ट मतलब अगर इसमें ऐसी कोई कहे तो वैसे तो 7 दिखाई देना, 4 ये 3 ये, लेकिन 7 एलिमेंट्स नहीं है इसमें, कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो आई होप तुम इस बात को समझ गए हो, ठीक है, कि सॉल्यूशन सेट अगर लिखता है तो इसका मतलब उसमें डिस्टिंक्ट काउंट करके बताना है, डिस्टिंक्ट काउंट करके बताना, ठीक है। तो एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या सीख लिया हमने, सेट क्या होता है वही सीख लिया हमने, है ना, कि किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कह देते हैं। एक तो ये बात हो गया। सेट को रिप्रेजेंट करने के अपने पास 2 तरीके हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर। रोस्टर में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं, सेट बिल्डर में किसी कॉमन प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेट में ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, मतलब किसी भी ऑर्डर में तुम एलिमेंट को लिखो, ऑर्डर जो है वो इमैटेरियल है। और अगर कोई एलिमेंट 5 बार लिखा भी है तो उसको हम जस्ट वंस काउंट करेंगे, मतलब सेट में जो एलिमेंट है उसको डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, है ना, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन किए जाएँ जिसमें, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, है ना, राइट दिस फॉलोइंग सेट्स, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट कुछ ऐसे है, मान लो सेट ए है, ठीक है, ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स, ये सेट बिल्डर वाला है ना, एक्स इज इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7। अच्छा, मतलब -3 इंक्लूडेड है इसमें,
7 इस ये जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो बहुत इजी है। तो कौन कौन से इंटीजर हैं जो इसमें आ जाएंगे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें हम लोग? तो -3 तो आ ही जाना चाहिए, फिर -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया, है ना। 7 से कम इंटीजर सारे लिखने थे, है ना। ठीक, मैं पूछूं इसमें कितने टोटल हैं तो काउंट कर लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो टोटल कितने इंटीजर्स हैं? 10 इंटीजर्स, है ना। ओके, एक और, है ना। मान लो ये है सेट बी है, दस कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर 2 digit number such that 2 digit natural number 2 digit natural number 2 digit natural number है ना, such that sum of its digits इज 8, है ना। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर तो 11 से शुरू, मतलब 10 से शुरू होंगे। तो 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13। तो पहला तो मुझे दिख रहा है कि 17 आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम क्या होगा? 8 होगा। अब 17 आएगा तो 71 भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके भी सम क्या हो जाएगा। फिर 20 के बाद जाएंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगा तो 26 आएगा तो 62 भी आ जाएगा, है ना। फिर 30 पे जाए तो 31, 32, 30, 35 आ जाएगा, आई होप, है ना। 35, अच्छा 35 आया तो 53 भी आ जाएगा। फिर 40 पे जाए तो 41, 42, 42, 43, 44 आ जाएगा। अच्छा 44 को पलट के भी देखोगे तो 44 ही आ जाएगा, है ना। आई होप सारे लिख दिए मैंने शायद, है ना, क्योंकि 50 से काउंट करोगे तो 53 आएगा, 60 से काउंट करोगे तो 62 आएगा, 70 से काउंट करोगे तो उसमें 71 आएगा, ठीक है। 80 नहीं, एक और है, 80 आना चाहिए, 80 आना चाहिए, है ना, ठीक। अच्छा फिर अब तो नहीं आ पाएगा, है ना, उसके बाद फिर एक्सीड कर जाएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो यही आ जाएंगे। आई होप तुम समझ गए हो, ठीक है। तो ठीक, एक और करते हैं। कह रहा एक्स इज प्राइम नंबर एंड व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। एक्स इज थर्ड क्या है, मान लो ये है एक्स इज प्राइम नंबर, सॉरी दिस इज सेट सी, दिस एक्स इज containing all those x is prime number and a divisor of 60। तो 60 के अगर फैक्टर करोगे तो तुम 60 को आई थिंक ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू 5, और 12 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो दिख ही रहा है कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके, कौन कौन सा आ जाएगा, 2, 3 और 5। तो ये तरीके हुआ हमारा रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने का। आई होप एक क्वेश्चन करना चाहिए हमें जिसमें, है ना, रोस्टर को सेट बिल्डर में, ये सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, और ये जो है नेक्स्ट जो है वो रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है ना। जैसे ये सेट है, अब क्वेश्चन यही समझ लेना ऐसे कि ये सेट है से 3, 6, 9 और 12, इसको अपने को ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो तुम अगर नोटिस कर पाओ तो 3 पर 6 फिर 9, तो 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो, और इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हो। तो मैं अगर इसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो दिस विल कंटेन ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 है, दिख रहा है। अच्छा एन को नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा, एन इज नेचुरल नंबर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड
n लेस आर इक्वल टू 4 लिख सकते हो, और इस n लेस देन 5 दोनों एक ही बात है ना। लेस आर इक्वल टू 4 लिखो या लेस देन 5 लिखो, क्योंकि लेस देन 5 लिख दिया तो भी 4 तक जा सकते हैं, इक्वल लेस आर इक्वल टू 4 लिख दिया तो 4 तक ही जा सकते हैं, है ना। एक और, जैसे ये सेट है मेरे पास, है ना, 2 4 8 16 32। अच्छा, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो देखो तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर 6 मिसिंग है, फिर 10 मिसिंग है, फिर 12 मिसिंग है, 14 मिसिंग है, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 तो नहीं है। इतना तो कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 2 नहीं। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर क्या हो रहा है, देखो 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 ठीक है 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32। मतलब ये इनफैक्ट कुछ ऐसे लिखा, दिस इज कंटेनिंग ऑल दोज एक्स, एक्स जो है वो क्या है 2 की पावर n, है ना। और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, n इज नेचुरल नंबर। और कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, 5 तक जा सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया, एंड n लेस देन 6, है ना। अच्छा, तुम चाहो तो n लेस आर इक्वल टू 5 लिख सकते हो, सेम थिंग होगा, है ना। एक और, जैसे ये 1 4 9, है ना, 1 4 9 16 टिल 100। तो यहाँ पर भी अगर तुम नोटिस करो तो 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और टिल 100 मतलब 10 का स्क्वायर लिखा। तो मतलब ये कुछ ऐसे लिखा है, x दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, x जो है वो n स्क्वायर के इक्वल है, और n क्या है, नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। अच्छा, x की वैल्यू का सॉरी n की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं हम लोग, लेस देन 11, या लेस आर इक्वल टू 10 लिख सकते हो। तो आई होप यू आर फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल। एक और करेंगे, ये लास्ट है ना, कि ये है मेरे पास 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन, है ना, 6/7। इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो नोटिस करो, तुम नोटिस अगर करो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 7 है। मतलब जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से एक कम है, या कहें नीचे वाला है ऊपर वाले से एक ज़्यादा है। तो इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कंटेन्स ऑल दोज एक्स, एक्स जो है वो क्या है, n/n+1 है। n ऑब्वियस नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर। अच्छा, n को कहाँ तक ले जा सकते हैं, 6 तक ले जा सकते हैं, n लेस देन 7 लिख दिया, चलो n लेस देन 7 लिख दिया तो एक ही बात है, या n लेस आर इक्वल टू 6 लिख सकते थे। n को 1 रख दोगे तो तुम ये आ जाएगा 1/2, 2 रख दोगे ये आ जाएगा, 3 रख दोगे आ जाएगा, 6 रख दिया तो 6/7 आ जाएगा। आई होप यू फील कंफर्टेबल नाउ, ठीक है, विद व्हाट इज सेट, है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है। मतलब देयर आर 2 फॉर्म्स, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। आई हैव टेकन सब एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ रोस्टर है सेट बिल्डर, ठीक है। रेस्ट तुम्हें खुद करना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेटली ऑफ क्या कहें सेट बिल्डर के कुछ करना चाहिए। एक छोटा सा और बस लास्ट ये, ताकि ये रिप्रेजेंट है, जैसे ये कहे कि मान लो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री इसके जो लेटर्स हैं इनसे सेट लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिख दो। मान लो मैं सेट को, है ना, डी से डिनोट कर देता हूँ, तो इसमें क्या क्या आ पाएगा, टी एक ही बार लिखना है, फिर आर एक बार आ जाएगा, आई एक बार आ जाएगा, जी एक बार आ जाएगा, ओ एक बार आ जाएगा, एन एक बार आ जाएगा, ओ लिख चुके हैं इसलिए नहीं आएगा, एम एक बार आ जाएगा, ई लिख चुके हैं नहीं, ई आ जाएगा, ठीक है, आर लिख चुके हैं तो आर नहीं आएगा, फिर वाई आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब जो लेटर्स हैं उसको बेसिकली एक बार लिखना है ना, हमने कहा था कि एक ही बार काउंट करेंगे। तो आई थिंक हमने, है ना, सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है, और रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।